तो ये पूरा प्रोसेस अपने आप में इम्प्रैक्टिकल है। और जो आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम इस बिल से, इस बिल का सेक्शन 11.b है, वो ये कहता है कि बीएलओ को ये राइट है कि वो किसी भी वोटर को डाउटफुल वोटर्स बना सकता है। फिर वो डाउटफुल वोटर को वो फॉर्म ईआरओ के पास भेज देगा और ईआरओ को ये राइट है कि उसको वो फॉरेनर डिक्लेयर कर दे। तो जिस एनआरसी में फॉरेनर डिक्लेयर करने का काम फॉरेन ट्रिब्यूनल के पास है, वो ये एसआईआर किसी एसडीएम जैसे अधिकारी को दे। तो इसलिए इस पूरे प्रोसेस से हमें प्रॉब्लम, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू मकतूब मीडिया। अभी हम नदीम खान साहब के साथ हैं। हम यहाँ पर एसआईआर पर बात करने आए हैं और एसआईआर क्या है, इसको लेकर किस तरह की कंफ्यूजन्स लोगों में फैल रहे हैं, किस तरह के सवाल लोग कर रहे हैं, बिहार में एसआईआर किस तरह से हुआ और अब नेशन वाइड जो 12 राज्यों को लेकर नोटिफिकेशन चुनाव आयोग ने जारी किया है, वो एसआईआर क्या है, इस पूरे मसले को हम बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल यही है कि एसआईआर है क्या? एसआईआर के बारे में कहा जा रहा है कि मतदाता सूची की त्रुटियां जो हैं, जो उसमें खामियां हैं, उसको दूर करने के प्रोसेस को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इससे पहले भी ये 10 बार हो चुका है। लास्ट चांस 2003 में हुआ था, लेकिन हम लोग ये बात कह रहे हैं कि जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, ये अपने आप में पहली बार हो रहा है। इससे पहले जो भी हुआ है वो इंटेंसिव रिवीजन हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ। उसका डिफरेंस ये है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में पुरानी जो लिस्ट है उसकी कोई वैल्यू अब नहीं रह गई। कोई आदमी ये कहे कि मेरा पहले चुनावी सूची में नाम था, चुनावों की लिस्ट में मेरा नाम था, अब क्या हुआ, तो वो पुरानी लिस्ट अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। नए सिरे से लोग अपने नए पेपर दिखाएंगे, जिन पेपर की बात करी जा रही है और जो भी डॉक्यूमेंट माने जा रहे हैं उसको दिखा के नई सूची बनेगी। यही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, यानी कि पुरानी सूची ख़त्म है, नई सूची में नाम डलवाना है, उसके लिए कुछ पेपर देने और फॉर्म भरना है। क्यों कर रही है सरकार ये? चुनाव आयोग का कहना है कि हम इसलिए इस प्रक्रिया को कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोग जो है, डेथ जिन लोगों की हो गई है उनके नाम हटाने हैं, उसके बाद जो नए लोग आए हैं उनको जोड़ना है, एक फ्रेश लिस्ट बनाने के लिए। तो आप इसको सकारात्मक तौर पे क्यों नहीं देख रहे हैं? सकारात्मक तौर पर हम लोग इसको इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि इससे पहले हर बार हमेशा होता था कि डेथ लोग हटाए जाते थे, लाइफ जो नए लोग होते थे उनकी मुहिम चलाई जाती थी और उनके नाम जोड़े जाते थे। अचानक जहाँ 5 महीने पहले, 7 महीने पहले चुनाव हुए बिहार जैसी जगह में, जहाँ पर जिसके बेसिस पर केंद्र की सरकार बनी, अचानक आपको लग रहा है कि सारे लोग 5 महीने में, 7 महीने में डेथ कर गए। अचानक आपको लग रहा है कि सारी खामियां 7 महीनों में ही आ गई। और हम ये कह रहे हैं कि आप जो प्रोसेस कंटिन्यू रखते थे, मरे हुए लोगों को हटाने का, नए लोगों को ऐड करने का, वो रखिए। आप अचानक से एक नई चीज़ और उन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर जो डॉक्यूमेंट्स लोगों के पास में नहीं है, वो कैसे कर सकते हैं? कौन से डॉक्यूमेंट्स? भाई ये कहा जा रहा है कि पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट का नेशनल एवरेज 11% के आसपास है, जिसमें 30, 35, 32% केरला जैसे स्टेट का है, लेकिन बिहार जैसे स्टेट में 2.4% है, उत्तर प्रदेश में 3.5% है। तो वो आपका एविडेंस है। पासपोर्ट मैंडेटरी है? नहीं, वन ऑफ द डॉक्यूमेंट। अच्छा, वन ऑफ द डॉक्यूमेंट। 11 डॉक्यूमेंट में अब ये कहा जा रहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो बर्थ सर्टिफिकेट बिहार में 2.4% था, यूपी वगैरह में 4-5% होगा, राजस्थान में 6% होगा। 6% से ज़्यादा तो होगा नहीं। फिर कहा जा रहा है गवर्नमेंट जॉब के कार्ड्स होने चाहिए। तो गवर्नमेंट जॉब के कार्ड, गवर्नमेंट जॉब के मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई 1% से कम है हमारी सोसाइटी में, टोटल पॉपुलेशन का, एडल्ट का 1% से कम है। तो जितने भी पेपर आप कैलकुलेट करते हैं, वो सारे पेपर अगर ऐड कर लें, यानी कि 11 पेपर जो कहे जा रहे हैं, वो 50 से 60% आते हैं। तो 40 से 50% आबादी के पास आपके वो पेपर ही नहीं है। शेड्यूल ट्राइब के, फॉरेस्ट राइट के पेपर, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जो मांगे जा रहे हैं, तो जब आप इनको ऐड करते हैं ये 11 पेपर्स को, तो 11 पेपर में 50% आबादी निपट जाती है। बाकी 50% के पास तो कुछ है ही नहीं। कोई इक्का दुक्का है, जैसे आधार कार्ड होगा उनके पास। तो आधार कार्ड के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा, लेकिन ओरल इंस्ट्रक्शंस दिए, रिक्वेस्ट की बात करी, लेकिन उसके बावजूद आधार कार्ड को शामिल नहीं किया गया। अगर आप आधार कार्ड शामिल कर लें तो हमें तो कोई समस्या ही नहीं है। अच्छा, इस बार जो 12 स्टेट्स में किया गया, इसमें भी शामिल नहीं किया आधार कार्ड के बारे में बार बार हमारे
चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड सिर्फ इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को मेंटेन करता है, यानी कि आधार कार्ड को देख के ये तो मैं मान सकता हूँ कि आप कासिम हैं, लेकिन आप कासिम कहाँ के रहने वाले हैं ये आधार कार्ड से मैं नहीं मानूंगा। मैं आधार कार्ड से ये नहीं मानूंगा कि कासिम कब पैदा हुए थे। हम बस ये मानते हैं कि वो कासिम है। उसी आधार कार्ड के लिए, जिस आधार कार्ड के लिए इस सरकार ने मुहिम चलाई, रोज मैसेज भेजे, कभी बैंक से लिंक कराया, कभी पासपोर्ट से लिंक कराया, कभी पैन कार्ड से लिंक कराया, और आज वो आधार को नहीं मान रहे। हमारा यही कहना है कि आप आधार को मान लीजिए। आधार वो डॉक्यूमेंट है जो बेस्ट अवेलेबल डॉक्यूमेंट है, सबके पास है। आप ऐसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं जो किसी के पास है नहीं, तो इसका मतलब या तो आप सिटीजनशिप लोगों की खराब करना चाहते हैं, या उस सिटीजनशिप के प्रोसेस में सिलेक्टिव होना चाहते हैं, कुछ लोगों की खराब करना चाहते हैं, या आप उसके बहाने से पॉलिटिकल डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं। ये कुछ रीजन हमें समझ आते हैं, इसलिए इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई चीज़ें क्लियर नहीं है, इसलिए हम इसको सकारात्मक हमारा रिप्लाई नहीं हो सकता। एक चीज़ बहुत कंफ्यूजन है लोगों के अंदर। 12 डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं आप आधार को इंक्लूड करके, क्या ये सब मैंडेटरी हैं या इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स? मैं प्रोसेस बता देता हूँ। लोगों ने बहुत इसमें उलझन कर रखी है। 4 तारीख को ये प्रोसेस शुरू होगा। मैं अभी स्टैंडर्ड बात कर रहा हूँ। 4 तारीख को ये प्रोसेस शुरू होगा। BLO आपके घर आएगा, आपको फॉर्म देगा। उस फॉर्म में BLO का नाम लिखा होगा, टेलीफोन नंबर लिखा होगा, उस फोन में आधार कार्ड का भी मेंशन होगा। ऑप्शनल के तौर पर आपको वो सारी डिटेल भर देनी है। अब उस फॉर्म में आपकी जन्म तिथि कब की है, आप कहाँ तक पढ़े हैं, आप जो है क्या पता है, आपके माता कौन है, आपके पिता कौन है, और आपका वोटर कार्ड है तो क्या नंबर है, ये सारी डिटेल्स वो आपको जमा कर देना है। जब वो आपको 4 दिसंबर तक इस प्रोसेस को कर लेना है, 4 नवंबर से, तब आपको कोई भी पेपर देने की ज़रूरत नहीं। 4 तारीख के जब ये प्रोसेस ख़त्म होगा तो एक हफ्ते बाद, अंदाज़ा 9 तारीख के आसपास का है, कि फिर चुनाव आयोग अपनी एक इंटरिम लिस्ट निकालेगा। उस लिस्ट में वो कुछ लोगों के नाम हटे होंगे, कुछ लोगों से पेपर मांगे जाएंगे, जिनके हटे होंगे उनको दूसरा फॉर्म भरवाया जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस 9 दिसंबर को इंटरिम लिस्ट आएगी, फिर पेपर मांगे जाएंगे। तब इन पेपर में से यानी कि आधार कार्ड को हटा के बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास, आवासीय, ठीक है, तो पासपोर्ट, ठीक है जी। तो इन पेपर्स के ऊपर पे किसी एक पेपर को आपको देना है। इनमें से उसमें गवर्नमेंट का कार्ड भी हो सकता है, नौकरी का, गवर्नमेंट पेंशन का कार्ड भी हो सकता है। तो इनमें से एक कार्ड आपको, एक ID देनी है आपकी। और उसके अलावा अगर आपका नाम 2003 या 2002, कुछ स्टेट में 2002 है, कुछ स्टेट में 2003 है, अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन है। तो 2002 या 2003 के चुनावों में आपका नाम है चुनाव की लिस्ट में, तो केवल आपको वो डिटेल को भर देना है, तब आपको कोई पेपर नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा मसला ये भी है उसमें सपोर्ट कि अगर उसमें आप, अच्छा फिर ये कहा गया है कि जब पेपर मांगे जाएंगे तो आपके पेरेंट्स के भी पेपर मांगे जा सकते हैं। तो वो पेरेंट्स के पेपर में भी 2002 या 2003 की चुनाव की लिस्ट का नंबर, और फिर ये सारे पेपर जो मैंने बताए, ये पेपर में से कोई एक पेपर देना होगा। तो 3 कैटेगरी हैं। अगर आप 1983 के पहले पैदा हैं तो आपको केवल जब वो पेपर मांगे जाए, अभी पेपर नहीं मांगे जा रहे, 2 चीज़ें कंफ्यूजन में लोग, वो 9 तारीख की इंटरिम के बाद अगर वो पेपर मांगते हैं तब, तो उसमें भी डिपेंड करता है कि आपका अगर 2003 में फैमिली का किसी का, हाँ, तो उसके बाद 2003 में आपके फैमिली का है या आपका है, 83 से पहले की पैदाइश है, तो आपको सिर्फ अपना कोई पेपर या 2003 वाला देना है 11 में से। दिसंबर 2004 तक है
83 से 2004 के बीच में तो माता या पिता में से किसी एक का देना है अपने साथ, और 2004 के बाद है तो माता और पिता दोनों का देना है। तो ये पूरा प्रोसेस है। अभी कोई पेपर नहीं मांगा जाएगा। उसमें टेलीफोन नंबर का भी कॉलम है फॉर्म में, आपको टेलीफोन नंबर भी डालना होगा, शायद आपको बीएलओ कांटेक्ट करे। बिहार में देखा गया था कि बीएलओ घर घर नहीं पहुंचे थे, तो आपको ये कोशिश करनी है कि बीएलओ से आप खुद मिलें अगर बीएलओ नहीं मिल रहा आपको। बिहार में हमने ये भी देखा था कि लोगों को रिसिप्ट नहीं दी गई थी। तो कम से कम ये मेक श्योर करना है कि आपको जो फॉर्म है वो 2 फॉर्म है। फॉर्म भरने के बाद रिसिप्ट वाले में बीएलओ की डिटेल के साथ में रिसीविंग आपको लेनी है। ये काम आपने करना है। तो इसको लेकर भी कंफ्यूजन था लोगों के बीच में। बिहार में आपने देखा, उसके बाद कई सवाल भी उठाए एनजीओज ने, आपने भी उठाए कि बिहार में जो कुछ हुआ उससे इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है कि हम ये हासिल करना चाहते थे वो उनको हासिल नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारे लोग जो है वो उनका लिस्ट में से नाम हट गया। बिहार को इससे किस तरह से कंपेयर करते हैं? क्या ये दोनों चीज़ें एक हैं या अलग है, या जो बिहार में हुआ वो यहाँ भी हो सकता है? देखिए ऐसा है, दोनों चीज़ें एक हैं। हम जिस तरह से बिहार में विरोध कर रहे थे उस तरह यहाँ भी विरोध कर रहे हैं। आपने मुझसे प्रोसेस पूछा, मैंने प्रोसेस समझाया है। प्रोसेस में सपोर्ट करने की बात करेगा कोई आदमी, एक इंडिविजुअल मुझसे कि मेरा फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो मैं उसको सपोर्ट भी करूँगा। लेकिन एनआरसी को मैं सपोर्ट, एसआईआर को मैं सपोर्ट वैसे ही नहीं करूँगा जैसे मैं एनआरसी का विरोध कर रहा था, वैसे ही मैं एसआईआर का भी विरोध करूँगा। पहली बात तो ये कि ये जो सरकार कह रही है कि ये हर बार कुछ सालों बाद होता है, ये वो झूठ बोल रही है। इससे पहले कभी भी इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ है। इंटेंसिव रिवीजन हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव नहीं हुआ है। ये झूठ बोल रही है। आप उसके पेपर देख सकते हैं, हम पेपर दिखा सकते हैं। दोनों चीज़ें अलग हैं। दोनों चीज़ें अलग हैं। दूसरी बात ये कह रही है सरकार कि सरकार से मतलब चुनाव आयोग, चुनाव कि पुरानी लिस्ट में से कुछ लोग मर गए हैं उनका नाम हटाना और ये करना और नए लोगों को जोड़ना और माइग्रेंट जो है उनको जोड़ना, उनको हटाना, ये एसआईआर है। तो पहली बात ये कि पुरानी लिस्ट आप ही के चुनाव आयोग ने कहा अनाउंसमेंट में कि आज रात में पुरानी लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। फ्रीज होने का मतलब वो ख़त्म हो गई, जो ये बन रहा है वो लिस्ट बन रही है। तो दूसरी बात ये कि आप झूठ बोल रहे हैं। तीसरी बात आप कह रहे हैं बहुत ढेर सारे डॉक्यूमेंट में, जो आप भी कह रहे थे कि कोई एक डॉक्यूमेंट, जब आप बार बार ये बात करते हैं तो आपको लगता है कि 11 डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट तो निकल जाएगा। लेकिन जब हम अपने समाज को देखते हैं तो पता चलता है 2% से 3% के बीच में बर्थ सर्टिफिकेट है, 3 से 4 के बीच में पासपोर्ट है, 1% के आसपास सरकारी नौकरी है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट 15% के ऊपर नहीं जाता है, कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो 10 से 12% के पास जाता है, शेड्यूल ट्राइब का, फॉरेस्ट वाला भी जोड़ लें तो कुल मिला के सारे पेपर 50% के अंदर है। तो आप खुद ये मान रहे हैं, जो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार का दिया हुआ जो अवेलेबल डेटा है वो ये कह रहा है। तो यानी खुद आप मान रहे हैं कि जो पेपर आप मान रहे हैं वो 50% लोगों के पास नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा, ये पूरा प्रोसेस एनआरसी जैसा है, ये आप भी मान रहे हो और हम भी मान रहे हैं। एनआरसी शुरू हुई थी 2014 में और ख़त्म हुई थी 2019 में, और सबको समय दिया गया 4 साल 5 साल। 1 महीने में कौन सा ऐसा प्रोसेस हो सकता है? आज जब हम एसआईआर की बात कर रहे हैं, जब बीएलओस की ट्रेनिंग हो रही है, प्रिंटिंग हो रही है, तो बीएलओस कितने, सरकारी डेटा कहता है 1,65,000 उत्तर प्रदेश में बीएलओज हैं, जो हम सबका अनुमान है कि 140-130 के आसपास बहुत मैक्सिमम। वो भी ट्रेंड उसमें से कितने और वो ट्रेंड छोड़ भी देते हैं। 15 करोड़ लोग वोटर हैं, तो 1.5 लाख भी अगर आप मोटा मोटा पकड़ लें तो क्या 1 महीने में बीएलओ घर घर जाके सबके पेपर बनवा देंगे? बहुत डिफिकल्ट, पॉसिबल नहीं है। तो बिहार में क्या हुआ था? जल्दबाजी हुई थी, बीएलओ ने किसी के घर नहीं गए थे, किसी मोहल्ले के, पंचायत के मुखिया के खुद ही भर दिया था, किसी को रसीद नहीं मिली थी, खुद ही फॉर्म भर दिए गए थे। तो इतनी जल्दी किस बात की है? आप 1 महीने में उत्तर प्रदेश जैसे 25 करोड़ की आबादी वाले, जो 2011 के हिसाब से 25 करोड़ है, अभी तो 2025 पहुंच गए हम, कम से कम वो 30 करोड़ के ऊपर का स्टेट है, तो उतने बड़े स्टेट में आप क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं?
और एक साथ 12 राज्यों में भी कर रहे हैं। वही तो, इतनी जल्दी किस बार? आप ये कह रहे हैं कि ये इस पूरे प्रोसेस में 3 महीने का समय है, लेकिन वो जिसमें से 2 महीने का समय तो खुद चुनाव आयोग के लिए, अपने लिए है। आपको पब्लिश करने में, प्रिंट करने में, चेक करने में 2 महीने का टाइम चाहिए, लेकिन पूरा देश के लोग जो इधर से उधर हैं, अलग अलग जगह में काम कर रहे हैं, कहीं और हैं, किसी की तबीयत खराब है, तो आप उनको केवल 1 महीने का टाइम क्यों दे रहे हैं? इसीलिए क्योस भी हो रहा है ना, लोग बाग भाई अगर एक यूपी का आदमी कहीं काम कर रहा है बम्बई में, तो उसको 1 महीने तक तो रिजर्वेशन ही कंफर्म नहीं मिलता। कोई एक राजस्थान का आदमी आसाम में काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लिए है, मारवाड़ी है, व्यापारी है, तो वो यहाँ आ पाएगा? बहुत डिफिकल्ट है, नहीं आ पाएगा ना। तो ये पूरा प्रोसेस अपने आप में इम्प्रैक्टिकल है। और जो आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम इस बिल से, इस बिल का 11 नंबर जो कानून है, जिसमें सेक्शन 11.b है, वो ये कहता है कि बीएलओ को ये राइट है कि वो किसी भी वोटर को डाउटफुल वोटर्स बना सकता है। उसके बाद वो प्रक्रिया में और फिर वो डाउटफुल वोटर को वो फॉर्म ईआरओ को पास भेज देगा, और ईआरओ को ये राइट है कि उसको वो फॉरेनर डिक्लेयर कर दे। तो जिस एनआरसी में फॉरेनर डिक्लेयर करने का काम फॉरेन ट्रिब्यूनल के पास है, वो ये एसआईआर किसी एसडीएम जैसे अधिकारी को दे देता है। तो इसलिए इस पूरे प्रोसेस से हमें प्रॉब्लम है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। ओके, आखिर में जो लोग ग्राउंड पे हैं, आप लोग एपीसीआर की तरफ से आपने हेल्प डेस्क शुरू किया है, ग्राउंड पे काफ़ी कंफ्यूजन है, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो पोस्टर्स हैं, जो हम लोग हेल्पलाइन चला रहे हैं, उनके पोस्टर्स आप अपने स्क्रीन पे भी शेयर कर सकते हैं। हम लोग ये हेल्प सेंटर चला रहे हैं, जिसमें आप टेलीफोन करके कौन कौन से फॉर्म्स, वो फॉर्म में क्या, कैसे फॉर्म भरना है, क्या भरा जा सकता है, क्या छोड़ना चाहिए, क्या नहीं भरना चाहिए, और उसके अलावा कौन कौन से पेपर की ज़रूरत है। जैसे हमने अभी बात करी कि 11 पेपर की ज़रूरत है, तो हम ये आपको बताएंगे कि आवासीय सर्टिफिकेट कैसे बन सकता है यूपी में, या डोमिसाइल कैसे बन सकता है। तो ये हम सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरा ये है कि अगर आप अपने बीएलओ को खोज नहीं पाते हैं, जैसा मैंने कहा कि हज़ारों तादाद में लोग होंगे एक बीएलओ के पास, तो उस बीएलओ को टेलीफोन कैसे कर सकते हैं हम, वो आपके बिहाफ पे कैसे अपॉइंटमेंट फिक्स करके आपके साथ कनेक्ट करा सकते हैं, कैसे हम दबाव बनाए रखेंगे एट द टाइम ऑफ दिस प्रोसेस की कोई एक भी आदमी छूट नहीं पाए। जैसे बिहार में मुर्दा लोग घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं हम जिंदा हैं। तो ये पूरा प्रोसेस में हम इस तरीके से इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल हम इस पूरे प्रोसेस को ही वाहियात बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, और उसका विरोध कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ एपीसीआर के राष्ट्रीय सचिव नदीम खान थे, जिन्होंने एसआईआर को लेकर जिस तरह के कन्फ्यूजन्स हैं उनसे जुड़े सवालात के जवाब दिए। आप मकतूब मीडिया पे ये वीडियो देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।